नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है ये। और आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इनकी परेशानी का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और उसके अलावा सत्येंद्र जैन और इसके अलावा जितने भी लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में फंसे हैं, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की बात कैसे भूल जाएंगे। देश भर में ऐसे लोगों के लिए इससे बुरी खबर कोई हो नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लगभग 250 पिटिशन्स थी, याचिकाएं थी, जिन्होंने पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों का, प्रोविजंस को चैलेंज किया था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ये कानून के प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है। तमाम तरह के एतराज़ थे। सबके सब, जी हाँ, सबके सब को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। पीएमएलए में जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी संशोधन किए गए हैं, उन सब को संविधान सम्मत ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप देखिए कि उससे बदलेगा क्या। ये जो लोग गए थे, इसमें कार्ति चिदम्बरम भी थे। यहाँ चिदम्बरम को कैसे भूल जाए, पिटिशनर्स में थे वो। तो इन सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। राहत किन मामलों में मिलेगी? कई चीज़ें थी। एक तो ये कहा जा रहा था कि जो है, जब गिरफ्तारी करती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो वो जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो ईडी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करती है। लेकिन ये एफआईआर की तरह नहीं होता, इसकी तुलना एफआईआर से नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन लोगों का, जो आरोपी हैं, उनका कहना था, जो पिटिशनर्स थे, उनका कहना था कि उसकी कॉपी हमें मिलनी चाहिए जैसे एफआईआर की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर की तरह नहीं है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। वो चाहें तो बता सकते हैं, कोई बताने की या देने की बाध्यता नहीं है। सिर्फ उनको गिरफ्तारी के समय बताना है कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा। एक दूसरा मामला था कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 23 के तहत, 20(3) के तहत ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है लोगों को कि आप अपने ही खिलाफ बयान नहीं दे सकते। कोई आपको अपने ही खिलाफ बयान नहीं दिलवा सकता। मतलब जो पुलिस करती है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, कि जो भी आरोपी है उससे बयान ले लिया जाता है, कबूलनामा ले लिया जाता है, यानी कन्फेशन ले लिया जाता है। लेकिन पुलिस के सामने, किसी पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया कन्फेशन अदालत में मान्य नहीं होता, उसको सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। तो इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के सामने दिया गया बयान, अगर वो कबूलनामा है, उसमें अपराध कबूल कर रहे हैं, उसे भी ना माना जाए, ऐसा इन लोगों का दावा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के मामले में ये मामला अलग है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, तो उनके सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। और इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब पूछताछ करती है तो बहुत सावधानी बरतती है। 3 स्तर पर रिकॉर्डिंग होती है। एक, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, और तीसरा, लिखित में आपने जो बयान दिया है वो आपसे फिर लिखवाया जाता है और आपके दस्तखत कराए जाते हैं। तो इसलिए जो है, कहीं बदलने की गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब अदालत में पेश की जाएगी, और वो भी सबूत के तौर पर। फिर उसके अलावा मामला था कि बेल की, ज़मानत की कंडीशंस बहुत स्ट्रिंजेंट है। इस तरह से तो किसी को बेल मिलना ही मुश्किल है। तो क्या कंडीशंस है? ये पीएमएलए में ये कहा गया है कि 2 ही परिस्थितियों में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 2 ही परिस्थितियों में, अगर जब प्रोसिक्यूशन बेल का विरोध करता है तो जज के सामने 2 सवाल होते हैं। एक, कि क्या प्रथम दृष्टया या जो भी सबूत अभी तक शुरुआती तौर पर पेश किए गए हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, उस पर जो आरोप लगा है वो उसका दोषी नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो बेल मिल सकती है। दूसरा,
अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरा, अगर अदालत को यानी जज को ये लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो इस तरह का अपराध नहीं करेगा, अब इसकी गारंटी कौन दे सकता है। इसीलिए कहा गया कि बड़ा स्ट्रिंजेंट है, बड़ा कड़ा नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं, जो कानून बना है, जिस मकसद से बना है, उसमें ये ज़रूरी है, तो उसमें भी राहत नहीं। तो जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए राहत की कोई खबर नहीं है, उनको जल्दी ज़मानत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पूरा करना किसी भी आरोपी के लिए बहुत ही कठिन है, जब तक कि जो आरोप है विपक्ष का वो सही न हो जाए कि झूठे मामले में फंसाया गया है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है, वो जज को देखते ही समझ में आ जाता है। तो अगर उसको लगता है प्राइमा फेसाई कि ये जो मामला बनता नहीं इस व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको ज़मानत मिल सकती है, बरी नहीं हो सकता, मुकदमा तो तब भी चलेगा, ये केवल ज़मानत की बात हो रही है, तो उसको ज़मानत मिल सकती है। दूसरी बात, पीएमएलए को लेकर एक ये धारणा है कि अगर आपने पैसा जो है गलत तरीके से कमाया है और उसको जो है अलग अलग चैनल्स के ज़रिए इधर उधर कर दिया है या विदेश भेज दिया है, तभी आप पर पीएमएलए लगेगा। बार बार बात होती है कि मनी ट्रेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये कानून में भी है, स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर क्राइम प्रोसीड्स को आप छिपाते हैं या क्राइम प्रोसीड्स आपके पोजेशन से मिलती है, तब भी आप पर पीएमएलए का केस बनता है। बंगाल में जो हुआ, पार्थ चटर्जी और उनकी जो मित्र हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से जो 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माने जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि पैसा आया कहाँ से, किसने दिया। जैसे ही आप कहेंगे कि हमारा है, तो आपको बताना पड़ेगा आया कहाँ से, किसने दिया, इतना कैश किसने दिया। तो इसलिए जो है बचना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव सा है। तो ये लोग जो जेल में हैं, और नई खबर, हालांकि अभी ईडी वहाँ पहुँचा नहीं है, दूसरे मामले में है, लेकिन इस मामले में नहीं। आज ही सुबह सीबीआई ने छापा मारा है भोला यादव के यहाँ। अब आप कहेंगे भोला यादव कौन है, कहाँ से आ गए। ये बिहार के रहने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते हैं। और इनके यहाँ छापा क्यों पड़ा, इनके यहाँ और गिरफ्तारी भी हो गई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 2 मामलों में। एक आईआरसीटीसी के स्कैम के मामले में, यानी आईआरसीटीसी के रेलवे के जो गेस्ट हाउस थे, उनको औने पौने दाम पर ऐसी कंपनियों को बेचा गया जिनकी कोई इस तरह की पहले की स्टैंडिंग नहीं थी। तो उसमें आरोप है कि ये क्विड प्रो को था, इसमें लेन देन हुई है। दूसरा जो ज़्यादा पुख्ता है, वो भी पुख्ता है लेकिन ये ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से, नौकरी के बदले ज़मीन। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो बिहार के लोगों, और जहाँ से भी जिसने भी, बिहार ज़्यादा चूँकि वो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के लोगों को नौकरी दी। जिन लड़कों को, उनसे, उनके परिवार से, अपने परिवार या रिश्तेदारों के नाम ज़मीन लिखवाई, और जिन लोगों ने लिखी, ज़मीन देकर नौकरी ली, उनके घर वाले तैयार हैं गवाही देने को, एफिडेविट देने को और इसका प्रमाण देने के लिए। तो इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी हुई है। तो इस गिरफ्तारी का मतलब है लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आईआरसीटीसी के मामले में तो तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं, तो इसलिए बिहार की राजनीति पर असर पड़ने वाला है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी पर असर पड़ेगा तो उसका असर नीतीश कुमार पर भी आएगा। नीतीश कुमार के लिए भागकर उधर जाना कठिन हो जाएगा। तो बीजेपी एक तरह से इस कदम के बाद, हालांकि काम किया है सीबीआई ने, लेकिन उसका जो कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट, जिसको, वो फ्रिंज बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है कि नीतीश कुमार के लिए भागना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि 2017 में जब वो छोड़कर आए थे आरजेडी को बीजेपी के साथ, तो इसी को मुद्दा बनाया था। तब ये केस उस समय रजिस्टर हुआ था। तब वो बार बार कहते थे अलग अलग मंचों से कि तेजस्वी यादव इस पर अपना स्पष्टीकरण दें सार्वजनिक रूप से, और तेजस्वी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, उनको मालूम था कि मामला क्या है। तो इसलिए अब उसी मुद्दे के चलते जब उसमें कार्रवाई तेज हो रही है, उस समय नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के साथ जाना और मुश्किल होगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खूबी है पीएमएलए की, जो और किसी कानून में और किसी उसमें नहीं है,
वो ये है कि यहाँ आरोपी को साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये साबित नहीं करना होता है कि ये दोषी हैं। तो निर्दोष साबित करने का जो बर्डन है, जो भार है, वो आरोपी पर होता है कि वो बताए कि वो कैसे निर्दोष है। इसलिए इससे बचना और मुश्किल होता है। तो आने वाले दिनों, अभी तक ये ईडी पर और सरकार पर भी ये तलवार लटक रही थी कि अगर इसमें छूट मिल गई, कुछ प्रोविजंस को अगर रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जितनी कार्रवाई चल रही है इन सब का भविष्य अधर में लटक जाएगा। लेकिन आज के बाद आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में बड़ा अभियान चलने वाला है। बड़ा अभियान चलने का मतलब है बड़े लोग शिकंजे में आएंगे। 2014 के पहले ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता था कि छोटी मछलियां पकड़ी जाती थी। अब ये दौर आया है बड़ी मछलियों के पकड़े जाने का। तो अब आगे कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, नेताओं के नाम थोड़ा अपने जहन में आप दोहरा लीजिए। जो नाम आएंगे उनमें से ज़्यादातर लोग अगले कुछ समय में जेल में होंगे। तो अगले कुछ महीनों में बड़ा अभियान चलने वाला है और बड़े बड़े लोग जेल जाने वाले हैं, ये आप मान कर चलिए। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि वो संभावित नाम कौन हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें नौकरशाह भी इस सूची में शामिल होंगे। तो ये जो नेक्सस बना हुआ था नेता और ब्यूरोक्रेट का, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट का, वो टूटने वाला है। एकदम से ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, सब राम राज्य आ जाएगा ऐसा भी नहीं है। इस गलतफहमी में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ बदल जाएगा, सब ईमानदारी से काम करने लगेंगे। लेकिन इस सब का मकसद क्या होता है? मकसद एक ही होता है कि जो गलत कर रहा है उसके मन में डर पैदा हो, कानून का डर पैदा हो कि गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अभी तक जो माहौल था उसमें ये था कि गलत करो, फिर दूसरा गलत करके यानी रिश्वत देके पैसा खर्च करके बच जाओ। इसी को तोड़ना ज़रूरी है कि अगर आप गलत कर रहे हैं। ये एक बार अभी मुझे याद नहीं है किस लेक्चर सीरीज़ में जगदीश भगवती जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आए थे संसद के सेंट्रल हॉल में एक लेक्चर सीरीज़ के लिए भाषण देने के लिए। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका में एक ही फ़र्क है, वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पता है भ्रष्टाचार करने वाले को कि अगर पकड़े गए तो फिर बच नहीं सकते, सज़ा होगी। भारत में भ्रष्टाचार करने वाले को पहले से पता होता है कि पकड़े गए तब भी छूट जाएंगे। वही स्थिति बदल रही है, ये माहौल बदल रहा है कि आप पकड़े जाएंगे तब भी छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बदलाव सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। जब ईमानदारी की प्रतिष्ठा होती है और बेईमानी को लज्जित किया जाता है, तब समाज में बड़ा परिवर्तन होता है। तो उसकी शुरुआत हो रही है। ये न समझिए कि इसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बड़े लोग पकड़े जाएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा डर उनके नीचे के छोटे लोगों का होगा कि अगर ये नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे। यही डर जो है, इसी को डेटरेंस कहा जाता है कानून की भाषा में, कि कैसे रोक का काम करे। कानून बनाने से कोई अपराध नहीं रुक जाता, कानून डेटरेंस का काम करता है, आदमी के मन में अपराध के प्रति डर पैदा करता है। किस चीज़ का? सज़ा का डर, कानून का डर। तो वही पैदा करने की कोशिश मोदी की सरकार कर रही है। और उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि एक सीढ़ी अभी बाकी है, कुछ प्रोविजंस जिनको मनी बिल के तौर पर अमेंडमेंट करके पास किया गया था, उसको चैलेंज किया गया है कि मनी बिल के रूप में पास किया जा सकता है कि नहीं। उसकी सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होनी है। 7 सदस्यों की संविधान पीठ होगी, 7 जजों की संविधान पीठ होगी, वो सुनवाई करेगी। लेकिन अभी उसमें लंबा समय लगने वाला है, इतनी जल्दी उसका फैसला नहीं आने वाला है। इसलिए ये 3 जजों की जो बेंच थी उस मुद्दे पर नहीं गई कि वो संविधान पीठ देखने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चला गया है मामला, इसलिए वहाँ उसकी सुनवाई होगी, वहाँ उसका फैसला होगा। लेकिन इस मामले में जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के अभियान को मजबूत करने का फैसला है।
ये भ्रष्ट लोगों के मन में डर पैदा करने वाला फैसला है। ये उन लोगों को आश्वस्त करने वाला है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो विसिल ब्लोअर का काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार के सबूत लेकर आते हैं। अपनी जान पर खेलकर बहुत से लोग ऐसे सबूत लेकर आते हैं। उनको उसमें कोई निजी फ़ायदा नहीं होता। वो समाज में इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए करते हैं। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करेगा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में आलोचना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहां आलोचना का मौका हो आलोचना भी होनी चाहिए, जहां प्रशंसा का मौका हो प्रशंसा भी होनी चाहिए। ये जो फैसला आया है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार, मोदी सरकार के अभियान की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी ही बड़े बड़े लोगों को आप जेल की सैर करते हुए देखेंगे। और अभी कौन कौन बचाव में थे? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ये सब लोग इस कोशिश में थे कि इन प्रोविजंस को कमज़ोर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। कामयाब नहीं हुए। तो उनकी नाकामी का दौर लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान अब रुकने वाला नहीं है, तेज़ होने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।